हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने कवर किया है, दैट मीन्स हम देखा जाए तो हम पूरी क्लास 9 से 12 तक की सीरीज पूरी कवर करी हुई है, जिसके अंदर हमने 12th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर कर लिया है। एंड जो 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके 2 चैप्टर थे, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन हमने देखा था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट मीन्स कि किस तरीके से इकॉनमी में जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है और वो कैलकुलेशन का क्या मेजर्स लिए जाते हैं और वो मेजर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। वेरेज आज की क्लास में हम मनी एंड बैंकिंग को समझेंगे। तो इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में समझते हैं कि जब आप एक सिटी में रहते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक मार्केट में कई सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि एक शॉपकीपर है, वो सब्जियां बेच रहा है। वैसे ही एक आईटी कंपनी है जो आपको ऐप बना के दे रही है। एंड देन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि ये सभी लोग काम कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीजन कि दैट मीन शॉपकीपर सब्जियां क्यों बेच रहा है, आईटी कंपनी ऐप क्यों बना रही है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार क्यों मैन्युफैक्चर कर रही है? बिकॉज दे ऑल वांट टू अर्न मनी। सो हम कह सकते हैं कि जो मनी इकोनॉमी में फ्लो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि हम प्रोडक्शन भी क्यों कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि जहां पे प्रोडक्शन होगा वहां पे जीडीपी ग्रोथ होगा और मेरा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। दैट मीन्स कि जब मनी होगा तो ही यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मनी एक ऑयल है। किसका ऑयल है? कि एक इकॉनमी है उसके इंजन का ऑयल है ये। राइट। सो सवाल ये बनता है कि जब मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में चलती है, जो एक ऑयल जैसे बन रहा है कि जितना ज्यादा हमारे पास मनी सप्लाई होगा उतना ज्यादा हम एज ए इंजन को दौड़ा पाएंगे। दैट मीन्स कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। बट जो इशू यहां पे फेस होता है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इकोनॉमी ओवर हीट होने लग जाएगी। अगर अपोजिट सिनेरियो देखते हैं कि अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो हम कह रहे हैं कि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं रहा है। राइट। दैट मीन्स कि लोगों के पास पैसा खरीदने की, कोई भी गुड्स और सर्विसेज यानी कि ये ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन हो जाएगा। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये जनरेट होता है कि ये सारे मनी सप्लाई को मैनेज कौन करता है? तो यहाँ पे जो रोल क्रिएट होता है दैट इज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करके रखता है कि ये ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही ये बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है। अब ये आरबीआई मैनेज कैसे कर सकता है? इसके लिए आरबीआई के कई सारे टाइप के टूल्स है जिसके बारे में हमने सुना हुआ है। फॉर एग्जांपल कैश रिजर्व रेशियो हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया। तो ये सभी टूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है कि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी रहे, वो इन्फ्लेशन को मेंटेन कर सके। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आरबीआई इसका यूज कहां करता है? 3 पर्पस के लिए यूज कर रहा है कि पहला कि हम इन्फ्लेशन को मेंटेन कर सके, दूसरा कि हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ आए, और तीसरा कि हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल फॉर्म में चलती रहे। राइट। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये चैप्टर में हम ये चीजें समझेंगे जो ये सारी चीजों के लिए सपोर्ट करता है। सो दैट मीन्स कि दीज आर द मेन ट्रांजैक्शंस। ये मेन हमारा इंजन है और ये इंजन की ग्रोथ के लिए जो ऑयल लगता है वो ऑयल को मैनेज कैसे किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम बिहाइंड द सीन समझेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ये बिहाइंड द सीन रह के ये तीनों चीजों को मैनेज करता है इन अ वेरी प्रोफाउंड मैनर। तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल अंडरस्टैंड दैट हम इनविजिबल फोर्सेस को समझेंगे जो हमारी इकोनॉमी और हमारे लाइवलीहुड को सस्टेन करवाता है। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डिस्कशन जहां पे हम पहली चीज समझेंगे दैट द डेफिनेशन ऑफ मनी। सो मनी का हम कह सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मनी इज, कि मनी एक वो
है दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि यानी कि मेरे को कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन करना है तो मैं मनी का यूज करूंगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो दैट मीन दिस इज अ फंक्शन ऑफ मनी। फिर सेकंड मैं कह सकता हूं कि मनी का मैं यूज कर रहा हूं टू स्टोर अ वैल्यू, दैट मीन्स कि मैं मनी को यूज कर रहा हूं कि मैं वैल्यू स्टोर करूं, दैट मीन्स कि मैं मेरा परचेजिंग पावर को इंक्रीज कर रहा हूं। थर्ड चीज आ जाती है मनी का अ यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट मीन्स कि आप स्टैंडर्डाइज मेजर वैल्यू के लिए भी इसका यूज करते हैं। फिर फोर्थ चीज आ जाती है अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दैट मीन्स कि आप फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए भी मनी को यूज करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मनी इज नॉट जस्ट अबाउट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज मोर अबाउट सिक्योरिटी टू योर सेल्फ, जिसके अंदर आप एक खुद को परचेजिंग पावर फील करवाते हो, दैट मीन्स यू आर पावरफुल, आपके पास परचेजिंग पावर है, यू विल बी कॉन्फिडेंट। फिर सेकंड चीज आप कह सकते हो कि आप मनी के अकॉर्डिंगली खुद को फ्यूचर रेडी करवा रहे हो, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, सो आप खुद को फ्यूचर रेडी करवा रहे हो, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द मीडियम ऑफ exchange, it is beyond that, right? Medium of exchange is one of the function of it, right? अब उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बैंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कि बैंकिंग क्या रहता है, वो एक इंटरमीडियरी रहता है किसके बीच में, जो पैसा सेव करता है और दूसरा जो पैसा बोरो करता है। नाउ हाउ इज दिस रिलेटेड टू द मनी, क्योंकि जो पैसा सेव कर रहा है वो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है एक पर्टिकुलर बैंक में, और वहां से एक दूसरा बोरोवर जो है वो पैसा उससे रेज कर रहा है, यानी कि वो उससे लोन्स एंड एडवांसेस ले रहा है। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वो एक इंटरमीडियरी रोल का फंक्शन प्ले करती है, राइट? सो दैट मीन्स कि ये फैसिलिटेट करता है मनी क्रिएशन में, क्रेडिट एलोकेशन में एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ये तीनों ही चीजों को हम काफी ज्यादा डिटेल में समझेंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन, जहां पे हम देख रहे हैं दैट द डिमांड फॉर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये डिमांड फॉर मनी क्या होती है कि आपके पास एक डिजायर है कि आपको मनी होल्ड करना है, किस पर्पस के लिए, कि आप उसको ट्रांजैक्शन करना है, आपको उसको प्रिकॉशनरी मेजर में लेके जाना है या स्पेक्युलेटिव पर्पस से लेके जाना है। इसको हम और बेटर तरीके से समझेंगे बाय यूजिंग दीज थ्री थियरीज, जिसके अंदर सबसे पहली थियरी आ जाती है दैट इज अ क्लासिकल अप्रोच बाय फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, दैट इज MV इज इक्वल्स टू PT। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि इक्वेशन क्या है, MV इज इक्वल्स टू PT। अब इसके अंदर M इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, कि इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है। V इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मनी, कि इकोनॉमी में कितनी वेलोसिटी है। P is equals to the prices, T is equals to the transaction. ओके, अब इसको हम इम्प्लीकेशन मेथड से समझते हैं। तो इम्प्लीकेशन मेथड्स में हम इसको, अगर इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना है या हमें फिशर्स की आइडियोलॉजी समझनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि M यानी कि मनी सप्लाई अगर बढ़ता है और उस समय जो ट्रांजैक्शन है वो कांस्टेंट होगा, तो साथ में जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी, राइट? क्योंकि हम ये क्या कह रहे हैं कि M इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, P इक्वल्स टू प्राइस एंड T इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन। तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि अगर M बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, ट्रांजैक्शन उतना ही रह रहा है, कांस्टेंट है, तो P भी इंक्रीज होगा, यानी कि प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या टाइप का सिनेरियो डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी इन्फ्लेशन। ओके, वेरेज अगर मैं सेकंड सिनेरियो बताता हूं, कि सेकंड सिनेरियो में मैं क्या बोल रहा हूं कि जो M है यानी कि मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जा रहा है, जो T है वो कांस्टेंट हो रहा है, एंड जो P है दैट मींस जो प्राइसेस है वो भी डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ, ट्रांजैक्शन कांस्टेंट हुआ, प्राइस भी डिक्रीज हो गया। सो इससे क्या हो जाएगा कि यहां पे एक नया टाइप का सिचुएशन डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी डिफ्लेशन। तो दो सिनेरियो हमने डिस्कस किए, बाकी तीसरा सिनेरियो होता है जिसके अंदर मनी प्राइस सेम, ट्रांजैक्शन इज कांस्टेंट एंड P इज आल्सो सेम, तो एक न्यूट्रल स्टांस आ जाता है। तो इस तरीके से जो फिशर्स है उसने अपना इक्वेशन समझाया दैट MV इज इक्वल्स टू PT, कि जितना हमारे पास मनी सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास जो प्राइस और ट्रांजैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वेरे जो सेकंड थियरी है दैट इज दी जॉन कीन्स की थियरी, जहां पे तीन अप्रोच के बारे में बताई गई है।
पहला अप्रोच है ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी एंड तीसरा स्पेक्युलेटिव। अगर हम तीनों का ब्रेक डाउन करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं कि आप मनी की डिमांड कब करते हो, तो आप तीन जगह से डिमांड करते हो। पहला होता है कि आपको ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन करना यानी कि आपको कोई भी तरीके का गुड्स या सर्विसेज जो है वो परचेज करनी है, राइट जो इमीडिएट वे में, जो इमीडिएट आपकी डिमांड है, बिकॉज आप डिमांड कर रहे हो मनी का फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, राइट। फिर सेकंड सिनेरियो में मैं मनी की कब डिमांड करूंगा, जब मैं को थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अब प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या हो जाएगा कि मैं प्रिकॉशन कब लूंगा, जब मैं देख रहा हूं कि कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड-19 हो जाएगा या फिर कोई और तरीके की मेरे को हेल्थ या मेडिकल इमरजेंसीज हो जाएगी, तो मैं मनी को एज अ प्रिकॉशन स्टोर करके रखूंगा, तो मैं मनी की डिमांड करूंगा। तो मैं सेकंड डिमांड क्या हो रही है, मेरा सेकंड मोटिव क्या है मनी डिमांड करने का, दैट इज द प्रिकॉशनरी मोटिव। वेयर जो थर्ड मोटिव रहेगा मेरा, दैट विल बी स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब स्पेक्युलेटिव मोटिव का क्या सिनेरियो रहता है कि जैसे आपने देखा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है बॉन्ड्स का, राइट, या फिर आप कह रहे हो कि अभी फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो आप बॉन्ड्स को परचेज करके रख लोगे। फिर आप देखोगे कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा दैट मींस आपको रिटर्न मिलता रहेगा। फिर आप देख रहे हो कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है तो आप बॉन्ड्स को सेल करना स्टार्ट कर दोगे। सो दैट मींस आपकी जो डिमांड रहेगी मनी की वो डायनामिक हो जाएगी, कि पहले आप देख रहे हो कि आपको ट्रांजैक्शन मोटिव से करना है, फिर आपको प्रिकॉशनरी मोटिव से करना है, एंड देन आपको फिर स्पेक्युलेटिव मोटिव से करना है। तो ये थियरी दी गई थी बाय कीन्स, राइट। सो दैट मींस कि यहां पे क्या बताया गया है, जो डिमांड डिपेंड किस पे करती है, आपके इनकम पे और आपके इंटरेस्ट रेट पे बताया गया है। फिर जो थर्ड अप्रोच हो जाती है दैट इज द फ्रीडमैन्स अप्रोच, जहां पे बताया गया है कि मनी को एज ए एसेट के जैसे यूज करना है, राइट, यानी कि उसको जस्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज करना है, आपको उसको एसेट के जैसे यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हो। फिर आप उसको प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी यूज कर रहे हो, आप उसको स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए भी यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि ये आपका एक एसेट है। तो आप मनी की जब डिमांड कर रहे हो तो ये तीनों चीजें डिमांड में माइंड में रख के करो, राइट। तो ये है डिमांड ऑफ मनी। अब जब हम मनी सप्लाई के बारे में समझते हैं तो मनी सप्लाई को आरबीआई जिसको मेजर करता है तो वो चार तरीके से किया है, M1, M2, M3 एंड M4, जिसके अंदर M1 आरबीआई बोल रहा है कि ये वो है दैट इज अ करेंसी विद द पब्लिक, कि लोगों के हाथ में जितना पैसा होगा वो आरबीआई कह रहा है कि वो करेंसी विद द पब्लिक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट है, और कोई भी अदर टाइप का डिपॉजिट होगा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज M1। Whereas M2 की बात करी गई है, सो दैट इज M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट, यानी कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट हो गया। देन M3 हो गया दैट इज अ ब्रॉड मनी, जिसके अंदर आ जाएगा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। नाउ M3 को ब्रॉड मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मनी जो है वो बैंक यूज करता है फॉर गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस के लिए जो पैसा यूज किया जाता है दैट इज द ब्रॉड मनी, दैट इज नोन एज द M3। फिर आ जाता है M4। नाउ M4 में आ जाता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, जिसके अंदर M3 इज द ब्रॉड मनी एंड जो M2 है दैट इज नोन एज नैरो मनी, कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास रहता तो है लेकिन वो कमर्शियल बैंक यूज नहीं कर सकता फॉर लोन्स एंड एडवांसेस के लिए, राइट, क्योंकि वो सिर्फ लॉन्ग टाइम डिपॉजिट जो होते हैं ना, लाइक एफडी हो गया, आरडी हो गया, बैंक्स वही ज्यादा यूज कर पाते हैं, बाकी ये जो सेविंग्स डिपॉजिट है वो यूज नहीं कर पाते फॉर लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये चीजें फिगर आउट होती है। वेरेज अगर हम मनी सप्लाई को और बेटर तरीके से समझते हैं तो इसके तीन डिटर्मिनेंट होते हैं, कि आरबीआई अपनी पॉलिसीज यूज करता है, टूल्स यूज करता है लाइक सीआरआर और एसएलआर, राइट। देन पब्लिक डिमांड फॉर कैश के लिए भी रहती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, ये तीनों ही चीजें मनी सप्लाई को डिफाइन की जाती है, कि लोग कितना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कैश के लिए, सरकार कितना ज्यादा स्पेंड कर रही है, तो ये चीज डिपेंड रहती है। इसका एक एग्जांपल ये बताया गया है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो जो M1 है वो गिर गया था। क्यों? क्योंकि जो पुराने नोट्स थे, राइट, जो 1000 और 500 के जो पुराने नोट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया था, राइट। तो रीसेंट ट्रेंड में भी हमने देखा कि जब डिजिटल पेमेंट्स बढ़ा यानी कि यूपीआई बढ़ा तो उससे भी M1 बूस्ट होने लग गया था, राइट। तो इस तरीके से ये मनी सप्लाई
डिफाइन की जाती है, राइट। अब दूसरा आ जाता है द क्रिएशन ऑफ मनी बाय द बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक मनी क्रिएट कैसे करता है, दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या होता है कि लोग प्राइमरी डिपॉजिट्स करते हैं, कि लोगों ने डायरेक्ट, कस्टमर्स ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, और वो डिपॉजिट का आरबीआई यूज करती है इन इशूइंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम एक्सेस रिजर्व्स, राइट, कि जो एक्सेस रिजर्व होता है उससे होता है। तो हालांकि ये फॉर्मूला को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर आप 1,000 रुपए डिपॉजिट करते हो बैंक में, उसमें सीआरआर 5% होता है, तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो 20,000 रुपए तक का मनी क्रिएट कर सकती है। कैसे? इसका हम एग्जाम्पल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं, तो मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है ए ने अपना पैसा डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कितना? ₹1000। ओके, अब जब ए ने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, अब जब यहां पे दूसरा पर्सन आ जा रहा है, दैट इज बी कह रहा है कि बी को बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है, राइट। ए ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,000 रुपए डिपॉजिट किया एज ए लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, एंड यहां पे बी को बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे लेने हैं, राइट। तो यहां पे क्या करते हैं कि एज पर दी आरबीआई नॉर्म क्या है कि जो 1,000 रुपए है उसका 5% सीआरआर में जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि बैंक ऑफ बड़ौदा को ये 1,000 रुपए में से 50 रुपए कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। तो अब ये लोन कितना दे सकता है? ये लोन दे सकता है 950 रुपए का। तो अब जब बी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लोन लेने आया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि मैं 1,000 रुपए नहीं, मैं 950 रुपए दे सकता हूं। तो बी ने बोला कि ठीक है, आप मेरे को 950 रुपए का लोन दे दो, ठीक है। अब बी का अकाउंट किसमें है? बी का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये 950 रुपए कहां जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। दैट मीन्स क्या फॉलो करना पड़ेगा कि उसको भी 5% का सीआरआर रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो कितना रखेगा? ₹47.50, और वो लोन कितना दे पाएगा? ₹902, राइट। सो कहने का मतलब क्या है यहां पे कि अगर आपने कहा है कि ए ने जो पैसा डिपॉजिट किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,000 रुपए, उसका 950 रुपए बी के पास गया उसके बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसने 950 में से 47 रुपीज का सीआरआर रखा, और ये जो 900 रुपए है ये वापस सी के पास जाएगा अगर वो लोन की डिमांड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसका अकाउंट है लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक, राइट। तो ये भी 5% सीआरआर रख के बाकी का पैसा लोन में दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अकाउंट में पैसा भराते हो तो वो भराए हुआ पैसा का 5% सीआरआर बैंक को रखना पड़ेगा, बाकी का पैसा वो लोन्स एंड एडवांसेस में देगा, वो दूसरी बैंक में जाएगा जिसमें से वो 5% रख के बाकी का पैसा लोन्स एंड एडवांसेस में दे देगा, जो तीसरी बैंक के पास जाएगा वो 5% रख के लोन्स एंड एडवांसेस में दे देगा। सो जो 1,000 रुपए ए ने डिपॉजिट किए हैं वो 1,000 रुपए का बैंकिंग सिस्टम में रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा 20,000 रुपए, राइट। क्यों? क्योंकि वो ये सब पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, राइट। वेरएज इसकी जो लिमिटेशन है दैट सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है बाय सीआरआर और एसएलआर के थ्रू, राइट। एंड जो पब्लिक है वो प्रीफर करती है कैश ओवर डिपॉजिट, यानी कि लोग डिपॉजिट कम करते हैं, घर पे कैश ज्यादा रखना प्रीफर करते हैं, राइट। सो ये इसका एक करंट अफेयर आया था, आई मीन एक एग्जांपल आया था कि कोविड-19 के टाइम पे कि जो आरबीआई का लिक्विडिटी मेजर है उसने क्रेडिट अवेलेबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट भी किया था, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि मनी क्रिएशन कैसे होता है। सो वंस आप मनी क्रिएशन समझ जाते हैं तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, राइट। नाउ रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम में क्या समझना है कि बैंक क्या करती है? सिंपल सी बात है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करके वो लोगों को लोन देती है, वो पेमेंट और सेटलमेंट को फैसिलिटेट करती है। फॉर एग्जांपल आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, तो ये सारा वो प्रमोट करती है या वो मैनेज करती है, एंड इनफैक्ट वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करती है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जो टाइप्स ऑफ बैंक्स है इंडिया में, दे आर मेजरली वेरियस टाइप ऑफ बैंक,
लाइक आ जाती है कमर्शियल बैंक जो पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन हो सकती है। देन कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। अगर पेमेंट बैंक का एग्जांपल समझते हैं तो जो इंडिया की पहली पेमेंट बैंक थी दैट वाज एयरटेल पेमेंट बैंक, जो स्मॉल सेविंग्स और डिजिटल पेमेंट्स रूरल एरियाज में यूज़ किया जाता है। और इसका एग्जांपल भी ये बता दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके अंदर 50 करोड़ अकाउंट बनाए गए थे एज ऑफ 2023, जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, राइट। देन अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रोल समझते हैं तो अभी तक हमने समझा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसमें वो कई सारे टाइप के टूल्स यूज करता है। लाइक रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इकोनॉमी की करेंसी को स्टेबलाइज करता है एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है। वो ऑल्सो करेंसी भी इशू करता है, यानी कि जो नोट्स है वो आरबीआई ही प्रिंट करता है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है। देन वो ये भी देखता है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि वो सभी कमर्शियल बैंक का एक लास्ट रिजॉर्ट है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लास्ट रिजॉर्ट है, एंड उसके चलते ये बैंक्स को भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करता है, राइट। अगर हम ये टूल्स को और बेटर तरीके से समझते हैं तो वन बाय वन हम इसको ब्रीफली समझेंगे तो ये देखा जाएगा कि रेपो रेट क्या है, कि ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसपे बैंक बोरो कर रही है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, राइट। बट ये है कि ये स्मॉलर बोरोइंग्स हो जाती है, यानी कि फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर्पस के लिए है, राइट। वेरेज अगर रेपो रेट कट किया जाता है दैट मीन्स कि बोरोइंग को वो एंकरेज कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी और ज्यादा आनी चाहिए। अगर हम रिवर्स रेपो रेट देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक लोन देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि बैंक डिपॉजिट्स को यूज किया जाता है कि अगर उनके पास सरप्लस है, ज्यादा फंड हो गया है, तो उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है जब इन्फ्लेशन के टाइम पे होगी तो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करना चाहिए पैसा किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसके रिटर्न में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको इंटरेस्ट रेट देगी, राइट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। देन कैश रिजर्व रेशियो है कि ये वो परसेंटेज है बैंक का जो हमने देखा कि जितना भी उनके पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ सर्टेन अमाउंट उनको रिजर्व रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सीआरआर 4% है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि आप 100 रुपए अगर डिपॉजिट करें तो उसके अंदर 4 रुपए आपको सीआरआर रखना पड़ेगा, राइट, ताकि इन केस अगर बैंक फेल होती है तो ये सारा मनी यूज कर सकते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा आप सीआरआर इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स अगर ये 4% से 10% कर देंगे तो बैंक को 4 की जगह 10 रुपए रखना पड़ेगा, राइट। सो दैट मीन्स वो सिर्फ 90 रुपए ही लोन दे पाएगा मार्केट में, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये मेजरली यूज करता है कि इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो भी आपके पास बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज जो होगा वो गवर्नमेंट बॉन्ड और गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एसएलआर जो है 18% है, जो ये इंश्योर कर रहा है कि बैंक को जो 100 रुपए आया है उसमें से 18% इसको किस में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और गोल्ड में, राइट। तो ये इस तरीके से ये यूज करता है, ओके। देन क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको अगर हम देखें तो क्रेडिट क्रिएशन यानी कि आप जो भी क्रेडिट क्रिएट करते हो, जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उससे क्रेडिट जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखा था। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो एमएसएमई लोन्स हैं मुद्रा योजना में, वो क्रेडिट क्रिएशन को बूस्ट कर रहे हैं इन दी रूरल एरिया में। एंड एक और चीज़ है कि जो आरबीआई का टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है वो सपोर्ट कर रहा है क्रेडिट ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे, राइट। सो दीज आर वेरी बेसिक। सो जो हमने जो मेजर चीजें डिस्कस करी ना, जो थियरी बेस में डिस्कस करी या स्टोरी लाइन में डिस्कस करी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको एक क्लैरिटी लेके आती है, राइट। हमारे बैंकिंग सिस्टम में कई सारे इश्यूज है, 3 मेजर इशू है। पहला है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता रहता है कभी ना कभी पे, राइट। जो मेजरली होता है कि हमारे पास लेंडिंग प्रैक्टिस कम हो रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जा रहा है। फिर दूसरा है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना नहीं कर पा रहे मेजरली रिमोट एरियाज में, यानी कि रूरल एरिया में। और जो भी नया टाइप का इशू जनरेट हुआ दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं उससे रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
एग्जाम्पल यही है कि जो इंडिया में एनपीए है वो 10 लाख करोड़ से बढ़ गए थे 2018 में, बट देन आईबीसी के रिफॉर्म्स के चलते उनको हमने रिड्यूस करवाया. सो दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द इश्यूज दैट वी आर बीइंग फेसिंग. ओके, अब जो दूसरा ट्रेंड में आ रहा है दैट इज डिजिटल बैंकिंग. डिजिटल बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि राइज ऑफ यूपीआई बढ़ रहा है, एनईएफटी बढ़ रहा है, आईएमपीएस बढ़ रहा है, एंड ऑल्सो फिनटेक कंपनीज का भी बढ़ रहा है. फॉर एग्जांपल फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, जिसका बेनिफिट क्या है कि हम कॉस्ट एफिशिएंसी रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, एंड हम रियल टाइम सेटलमेंट्स की तरफ जाए, राइट. बट चैलेंज हमारे पास अभी भी वही आ रहा है डिजिटल बैंकिंग को लेके, साइबर सिक्योरिटी, और लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करना ही नहीं आ रहा है, राइट. तो वो एक इशू है. बट 2023 में एक मंथली रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर देखा कि 12 लाख करोड़ का हमने मंथली ट्रांजैक्शन किया है यूजिंग दी यूपीआई. सो दैट इज अ गुड वर्क जो हमने डिमोनेटाइजेशन के बाद आया था कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, राइट. सो इन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि जो मनी ऑन बैंकिंग है वो एक सेंट्रल है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का. एंड ये चीज़ हम कह सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दैट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, द मनी क्रिएशन, सेंट्रल बैंकिंग एंड चैलेंजेस. तो फ्यूचर आउटलुक में ये है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारे बैंकिंग सेक्टर में, एंड देन हम एनपीएस को टैकल करने के लिए और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, राइट. So this is it from today's video. In the coming videos, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.